जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 26 सेट का डिस्कशन हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और क्लास का समय रात 8 बजे से है और साइंस का क्लास आपका शाम 7:30 बजे से आज ही स्टार्ट हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए आप लोग, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है। सही जवाब है अफगानिस्तान में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद वो जो त्यागपत्र है प्रभावी माना जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम है 2006 का। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब ग्राम सभा का कोई सदस्य मुखिया को अपना त्यागपत्र जो समर्पित करता है तो कितने दिनों के बाद वो त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है, यानी कि वो त्यागपत्र एक्सेप्ट होता है। तो याद रखिएगा 7 दिन, 7 दिनों के बाद। मान लीजिए अगर ग्राम सभा का कोई सदस्य है, मुखिया को त्यागपत्र देता है और 7 दिन के भीतर अगर उसका मन बदल जाता है त्यागपत्र वापस लेने का तो वो ले सकता है। ठीक है, 7 दिन के बाद ही वो त्यागपत्र माना जाता है। ठीक है, तो 7 दिन का समय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 7 दिनों के बाद वो त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो आपको याद होगा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि हुआ था 1989 में। इसी के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो क्या हुआ था, ये संशोधन हुआ था, यानी कि संविधान में संशोधन हुआ था। किस आर्टिकल का संशोधन हुआ था, तो आर्टिकल 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों। बताइए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर, संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को नेहरू रिपोर्ट पारित हुआ था और कांग्रेस ने इस दिन को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है।
और साथियों आज से आपका फिर से साइंस का क्लास स्टार्ट हुआ है शाम 7:30 बजे में। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आपको डेली शाम 7:30 बजे साइंस का स्पेशल क्लास मिलेगा और रात 8 बजे आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें साइंस भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण सब मिक्स होगा 8 बजे की क्लास में। तो आपको डेली दोनों क्लास को अटेंड करना है। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कई बार बता चुके हैं, किसमें हो जाएगा आर्टिकल 51A, और 51A को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 51 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। और किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन सत्य है। और साथियों दोनों क्लास का PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, आंसर के साथ एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा, जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं दोनों क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, साथ में स्पेशल बिहार GK का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं कहाँ पर आपको PDF मिलेगा। तो कौन से 2 कथन सत्य है आपको बताना है। सबसे पहले तो भारत राज्यों का संघ है, ये बिल्कुल सही है। भारत संघीय राज्य एकात्मक संघीय है, यानी कि कहने का मतलब जो है भारत क्या बोला गया है, संघीय राज्य एकात्मक संघीय है। इसका मतलब क्या है, भारतीय संविधान जो है प्रकृति में संघीय है और एकात्मक दोनों है। तो संघीय और एकात्मक दोनों हो जाएगा, प्लस भारत राज्यों का संघ है, यानी कि 3 और 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और 4। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। तो ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं पॉलिटी क्लास में, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी क्लास नहीं देखा है तो एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको पॉलिटी क्लास, साइंस क्लास, ठीक है, हिस्ट्री क्लास सब मिल जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये 5 प्रकार के जो रिट जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। उसी में से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अधिकार ये किस में निहित है, तो अभी हमने आपको बताया ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय के पास किस आर्टिकल में ये अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। तो ये अधिकार दोनों के पास में है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। देखिए अध्यादेश क्या होता है, एक प्रकार से अस्थायी कानून होता है, ठीक है। जब विधानमंडल का बैठक नहीं चल रहा होता है और उस समय कोई कानून की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के अनुमति के बिना ही उस कानून को लागू कर सकता है, ठीक है। ये एक अस्थायी कानून होता है। तो पूछा गया है वो जो कानून है कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो देखिए जब कानून लागू हो जाता है वो मैक्सिमम 6 महीना के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए लागू रह सकता है, ठीक है। 6 महीने के भीतर अगर राज्यपाल उस कानून को राज्य विधानमंडल से अनुमति यानी कि अनुमोदन करवा लेता है तो वो परमानेंटली कानून बन जाता है। अगर विधानमंडल का जो बैठक है नहीं चल रहा होता है तो ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए लागू रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, यानी कि जब वो कानून बनता है और बीच में अगर विधानमंडल का बैठक हो जाता है तो उस बैठक में उस कानून को राज्यपाल के द्वारा पारित करवाना पड़ता है। अगर वो पारित नहीं करता है विधानमंडल तो वो जो अध्यादेश है 6 सप्ताह के भीतर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा 6 सप्ताह। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर बैठक नहीं चल रहा है तो 6 महीने के लिए चल सकता है। अगर कानून लागू होने के बाद यानी कि राज्यपाल जो कानून अस्थायी रूप से लागू किया और बीच में विधानमंडल का अगर सत्र चल रहा है तो उस सत्र में उस कानून को अनुमोदन करवाना पड़ता है। अगर अनुमोदन हो जाता है तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं होता है तो 6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है
6 सप्ताह। और राज्यपाल जो ये कानून बनाता है अस्थायी रूप से किस आर्टिकल के तहत, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 213 के तहत इस प्रकार के कानून को राज्यपाल बना सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति कानून बनाता है अस्थायी कानून, जिसको बोलते हैं अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। साथियों, अगर आपको बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी क्लास करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार बता चुके हैं। तो देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए लोकसभा या विधानसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में, या फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा में। ठीक है, तो किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्य, अगर राज्य पूछे कितना राज्य तो 4 या उससे अधिक, लेकिन यहाँ पर राज्य नहीं पूछा गया है, कितने प्रतिशत मत पूछा गया है। तो 4 या अधिक राज्य द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त होना चाहिए, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें। ठीक है, लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं तो 543 में से 11 सीटें, तो 543 का 2% निकाल लीजिए, लगभग 11 ही आता है। तो 543 में से 11 सीटें जितनी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 6% तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 2%। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 2% मत प्राप्त हो जाता है तभी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त होती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? देखिए, जो भी क्वेश्चन को पढ़िए थ्योरी के साथ पढ़िए, समझ कर पढ़िए। ठीक है, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम जो अवधि है 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? और क्वेश्चन के साथ साथियों जो भी आपको थ्योरी बताया जाता है वो आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स के रूप में। तो जो पीछे हमने आपको व्हाट्सएप नंबर लिखाया उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके PDF प्राप्त करना है। तो 73वां संशोधन अधिनियम हम सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पंचायती राज को बल प्रदान करना है इसका उद्देश्य। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो है ये पूरे देश में लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। पंचायती राज के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 9 में बताया गया है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में पंचायती राज है, और अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची। भाग 9 आर्टिकल 243 और अनुसूची 11, तीनों को ध्यान रखिए। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में, तो आंसर है डी ऑप्शन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इन सब क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। BR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, 7 में से एक अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। बाकी जो 6 अन्य सदस्य थे
नाम याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वन लाइनर नोट्स में, ठीक है। तो 6 कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा के एम मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा बी एल मित्र, छठा डी पी खेतान। अब इन 6 में से जो बी एल मित्र थे उसके स्थान पर एन माधव राव आता है और डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है इसके बारे में पॉलिटी क्लास में पहले भी बता चुके हैं। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यों का संघ के रूप में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। कल आपका क्लास बंद था। तो मूल अधिकार टोटल वर्तमान में 6 है, जिसमें से समता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब इसे हटा दिया गया है और कई बार बता चुके हैं 1978 में हटाया गया है 44वां संशोधन के द्वारा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम आपको कई बार डिटेल्स में बता चुके हैं। आइए आपको फिर से बता देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस भारत में टोटल 28 राज्य है, 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसा है जिसके पास विधानसभा है। तो कौन कौन सा है? दिल्ली और पुदुचेरी। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अलग अलग राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए निर्वाचित ना तो मनोनीत कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये तो 2 सब हो जाएगा। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाता है, ये तो होगा नहीं। संसद के दोनों सदन बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। आइए और देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, यहाँ पे देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है निर्वाचित, लेकिन सी ऑप्शन में ना तो निर्वाचित लिखा है ना तो मनोनीत, ये भी नहीं होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के भी भाग लेते हैं, वो नहीं लिखा हुआ है। तो आंसर आपको याद रखना है डी वाला ऑप्शन। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है, यह संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो 5 प्रकार के रीट में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है निजी स्वतंत्रता का आधार है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम 6 महीना तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। 6 महीनों के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। उसी प्रकार संसद में भी ठीक उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार विधानमंडल में है। तो दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, 6 महीना। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो इसमें से रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर जो है ये केवल केंद्र सरकार को सौंपा गया है। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बता चुके हैं बार बार।
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। तो तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, इस प्रस्तावना को एक्सेप्ट कब किया गया था? तो 22 जनवरी को। पूरा डेट क्या है? 22 जनवरी। कब बताइए? तो 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया था। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ये है आर्टिकल 17। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। जब 352 देश में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो इस घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन, अनुमोदन मतलब आज्ञा, अपेक्षित है कितने महीने के भीतर? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है तो वो आपातकाल जो है संसद का अनुमोदन अपेक्षित इसमें होता है कितने महीनों के भीतर संसद से आज्ञा लेना पड़ता है राष्ट्रपति को आपातकाल के लिए? तो 1 माह के भीतर। ठीक है, 1 माह के भीतर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, बताइए किसके द्वारा? सिंपल सा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट को जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट है। अवशिष्ट अधिकार क्या है? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किए होते हैं। तो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो शामिल नहीं होता है उसी को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। मुखिया स्व हस्ताक्षरित यानी कि अपने से हस्ताक्षर आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे देना होता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होता है और इसके लिए भी समय 7 दिनों का ही होता है, जो कि पहले हमने आपको बताया था। अगर 7 दिनों के भीतर मान लीजिए मन बदल जाता है मुखिया का, तो वो फिर से पत्र लिखकर परित्याग को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए समय मात्र 7 दिन तक का ही रहता है। अगर 7 दिन से ऊपर होता है तो वो परित्याग माना जाता है। ठीक है, तो जो भी करना होता है 7 दिन के भीतर ही। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है कुआलालंपुर में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कुआलालंपुर में। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। देखिए, जो रेगुलर क्लास करते हैं ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकता है और न्यूनतम पूछे तो 60। तो अधिकतम पूछा गया है तो 500। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है।
तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, भारत के महान्यायवादी भी शामिल है, जबकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की बात करें तो 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है, प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 में, ठीक है। भारत का महान्यायवादी किस में बताया गया है, आर्टिकल 76 में। चलिए आगे देखिए, पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान। चलिए एक मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, y का 20% का 20% बराबर 20 है, तो y गुना 20% का मतलब बटे 100 होता है, का मतलब गुना होता है, फिर 20 है, फिर प्रतिशत का मतलब 100 बराबर कितना है 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 पंचे 100, तो यहाँ पे क्या बचा y बटे 100 गुना 5 500 बराबर इधर क्या बचा 1, तो यहाँ बटे 1 कर सकते हैं, तो y गुना 1 y बराबर 500, तो y का मान कितना हो जाएगा 500। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हम सभी जानते हैं 16 महाजनपद के बारे में। अच्छा, 16 महाजनपद में से बिहार में कौन कौन सा महाजनपद था आपको बताना है कमेंट करके, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो यहाँ पर कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, श्रावस्ती, ठीक है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और काशी महाजनपद की राजधानी काशी। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? चलिए यहाँ पर भी है सी और डी। तो एक कुल इस तरह से होता है, एक कुल इस तरह से होता है, यहाँ पे हर्षु का है, यहाँ पर दुर्घु का है। आपको बताना है सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कुल होता है कहर्षु का, इसका मतलब होता है वंश, इस कुल का मतलब होता है वंश। और ये जो कुल लिखा है कौदुर्घु का, इसका मतलब क्या होता है, किनारा, तट, ठीक है, तीर, ये सब होता है। यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, ये गलत है। अनल और अनिल, तो यहाँ पर देखिए अनल का अर्थ होता है आग, लेकिन यहाँ हवा दिया है, और इस अनिल का मतलब क्या होता है, पवन यानी कि हवा, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ, ये भी गलत है। चलिए, दैव यानी कि देवता, देव यानी कि भाग्य, तो ये जो दैव लिखा है इसका मतलब होता है भाग्य, और इस देव का मतलब होता है देवता, यहाँ पे उल्टा है। अब बचा डी ऑप्शन, तो आंसर हमारा डी होगा। यहाँ पर सर का मतलब तीर अर्थात बाण, बिल्कुल सही है, और ये सर का मतलब तालाब, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? इसका आंसर है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा भारी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आइए आपको बताते हैं कैसे आसान है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, तो एक रास्ता आपका सीधा है, इस तरह से हम पहुँच जाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, और मान लीजिए दूरी 5 किलोमीटर है। तो ए से बी तक दूरी कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और अगर ए से बी तक विस्थापन निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए से बी तक लाइन को मिला देंगे, तो विस्थापन भी क्या होगा, 5 किलोमीटर। आइए अब दूसरा समझते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी। अब हमको पॉइंट ए से बी पर जाना है, लेकिन रास्ता जो है इस प्रकार से है, ठीक है, ऊपर है, फिर इस तरह से घूम के इस तरह से जाता है बी पर, और इसकी दूरी मान लीजिए ए से बी तक जाने में आपको लगता है 10 किलोमीटर। दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन क्या करते हैं, जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं और जिस बिंदु पर जाना है डायरेक्ट उसको मिला देते हैं, तो यही होता है विस्थापन। तो बताइए, इस कंडीशन में तो दूरी और विस्थापन बराबर था, लेकिन इस कंडीशन में दूरी अधिक हो गया, विस्थापन कम हो गया। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा,
विस्थापन का दूरी के साथ हमेशा अनुपात क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो विस्थापन भी कितना है 5, तो यहाँ पर अनुपात क्या निकलेगा 1:1 निकलेगा। यहाँ पर अगर अनुपात निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात, तो 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 के बराबर या 1 से कम होता है, ये वाला सही है। इस कंडीशन में देखिए विस्थापन और दूरी 1 के बराबर है यानी कि दोनों बराबर है, लेकिन जब इस कंडीशन में देखते हैं तो कम होता है यानी कि इसमें दूरी विस्थापन कम हो गया, दूरी अधिक हो गया। यही बोला गया है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होगा, या तो बराबर होगा या विस्थापन क्या होगा कम होगा दूरी से। तो डी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सेट कर रहा है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, खुल जाता है। ठीक है, खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उदारीकरण। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्या कहलाता है, उदारीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का मतलब हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसके लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इस समिति का नाम है भूरिया समिति। चलिए आगे देखते हैं। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह क्या है। तो यह है सूचना का अधिकार। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये पूछा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में 250 सदस्य निर्धारित है, जिसमें 238 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। किस किस क्षेत्र से, तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है, वह कौन था। तीसरा आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो ये 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है लगभग 82.14% और महिला है 65.46%। अच्छा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो केरल। केरल में कितना है, तो लगभग 94%, यानी कि मान सकते 93.91% के आसपास है। ठीक है, केरल जो कि सबसे ऊपर आता है। केरल के बाद लक्षद्वीप का स्थान है केंद्र शासित प्रदेश में और तीसरे नंबर पर मिजोरम का स्थान है। तो पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर मिजोरम। चलिए, तो आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी पीडीएफ चाहिए आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्ले स्टोर पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट कटा के इस बैच को आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर यहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोर्स में क्या क्या मिलेगा नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा।